करंट स्टेटस क्या चल रहा है स्टॉक मार्केट का? काफ़ी उल्टे सीधे स्टॉक भी आसमान में गए हैं, तो अभी थोड़ा सा डिसिप्लिन का टाइम आ गया। जिन लोगों ने अपने सेविंग्स अकाउंट से पैसे लेके स्टॉक मार्केट में उड़ेल दिया, स्टॉक मार्केट खूब भागी है। माई फियर इज विद व्हाट ट्रम्प इज डूइंग एंड इज स्ट्रेंथनिंग द डॉलर बाय से पुटिंग टैरिफ्स ऑन अदर कंट्रीज। आई थिंक इट विल बिकम अ फार मोर पेनफुल स्लोडाउन। Donald Trump's tariff. Donald Trump slapped tariffs on 3 major players. And you will pay a tariff. ट्रम्प के आने से हमें क्या होगा? उससे हमारे देश के पंगे बढ़ेंगे, टैरिफबाजी होगी, उससे डॉलर और स्ट्रेंथन हो जाएगी। सौरभ मुखर्जी एक रिनाउंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट और मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर और CIO हैं। उन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट, वेल्थ क्रिएशन और इकोनॉमिक ट्रेंड्स पर कई सारी बेस्ट सेलिंग बुक्स लिखी हैं। आज हम उनसे समझेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट गिर क्यों रहा है, इसके पीछे असली रीजंस क्या है। यू आर सेइंग कि मिडिल क्लास है इंडिया प्रॉब्लम में। भारत सरकार के इनकम टैक्स डेटा के तहत जो लोग 5 लाख से 1 करोड़ के बीच में कमाते हैं, दे अकाउंट फॉर 70-75% ऑफ द इनकम टैक्स कलेक्शन इन द कंट्री। लास्ट 10 साल में इनकी इनकम नहीं बढ़ी है। इससे पैसे निचोड़ते रहो एंड द वोटर्स आर द पुअर। फिर लोग 5 लाख वाले लोग क्या खरीद रहे हो, क्या खरीदेंगे? सो व्हेन वी गो टू नॉन अर्बन इंडिया, राइट, किसी को अब खेती बाड़ी में मजदूरी नहीं करनी, तो सबको ट्रैक्टर चाहिए। मोस्ट ट्रैक्टर कंपनीज का 30-40% वो फार्म इक्विपमेंट बेच के कमाई होती है। दूसरा है, यूजुअली एज कंट्रीज गेट रिचर, पीपल ईट बेटर। आइसक्रीम, पनीर, घी, सो द डेयरी इंडस्ट्री is flourishing. तीसरा चीज है पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स। Do you think India grow करेगा at the speed which China grew? Watch this episode till the end. But before you do that, राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स को जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनसाइट्स मिले एंड कुछ नया सीखने को और सुनने को मिले। इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, आप हमें वहां जाके फॉलो कर सकते हैं। वेलकम ऑन फिगरिंग आउट। वैसे ये बहुत थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। पहले हमारा अनऑफिशियल तो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट ही हो गई, बहुत सारी बातें करें पॉडकास्ट। ओके, अभी व्हाट डू यू फील, अभी करंट स्टेटस क्या चल रहा है स्टॉक मार्केट का? What's going on? ये तो गिरते जा रहा है अभी डेली। Look, I mean, part of it is cyclical, right? We had 3 very good years in India. I think economy का COVID के बाद FY 22, 23, 24 was sparkling years. And if you look back at India's history, बहुत rarely होता है कि 4 साल लगातार धुआंधार चलता है, right? चौथे साल में यूजुअली हमारा एक cyclical slowdown आ जाता है। क्योंकि जो सप्लाई साइड बोलते हैं, हमारी लेबर मार्केट्स, हमारे कैपिटल मार्केट्स, हमारे लैंड मार्केट्स में 4 साल अच्छा भागने की क्षमता नहीं है, राइट? थोड़ी सी कमजोरी है। सो कुछ हद तक वैसा हुआ है, राइट? आर एज यू प्रोबब्ली वुड हैव बीन हियरिंग, राइट, बैंक्स के पास ज़्यादा पैसे नहीं है, डिपॉजिट ग्रोथ कम है, तो इसलिए लोन ग्रोथ भी कम है। दैट्स अ क्लासिक साइन ऑफ अ सप्लाई साइड वीकनेस। लोगों ने अपने सेविंग्स अकाउंट से पैसे लेके स्टॉक मार्केट में उड़ेल दिया, स्टॉक मार्केट खूब भागी है, लेकिन बैंकिंग सिस्टम में पैसे कम हो गए, राइट? वो फिक्स हो जाएगा। बट अगर इंडिया का इतिहास देखो राज, तो 2 प्रकार के स्लो डाउन होते हैं। द बेनाइन स्लो डाउन, मतलब लेस पेनफुल स्लो डाउन इज देयर इज 2016, 2-3 साल भागा इकोनॉमी, फिर एक ब्रीदर, सप्लाई साइड फिक्स करो एंड 1-1.5 साल में फिर से आप ऊपर चढ़ जाओ, राइट? बट वी ऑल्सो गेट we also have a different variety of slowdown, but I call the more painful slowdown, which happens when we go into a downturn and the dollar starts strengthening for factors beyond our control. Right? So 2012-13 में हुआ था, right? Dollar started strengthening, our economy was down. So when the dollar starts strengthening, the RBI has to suck rupees out of the system, tighten liquidity. So उससे क्या होता है, जब इकोनॉमी कमज़ोर है, जब RBI को एक्चुअली ब्याज दर घटाना चाहिए, रुपये को बचाने के लिए, रुपये को प्रोटेक्ट करने के लिए RBI ब्याज दर टाइटन कर देता है। सो सुपर पेनफुल हो जाता है। 2012-13 में भयंकर पिटाई हुई थी इंडियन इकोनॉमी की। माई फियर इज विद व्हाट एवरीथिंग दैट ट्रम्प इज डूइंग एंड इज स्ट्रेंथनिंग द डॉलर। इफ ही कीप स्ट्रेंथनिंग द डॉलर बाय से पुटिंग टैरिफ्स ऑन अदर कंट्रीज, आई थिंक इट विल बिकम अ फार मोर पेनफुल स्लोडाउन तो होगा, इसके बारे में आई डोंट थिंक कोई 2 राय है। वेदर इट बी द लेस पेनफुल स्लोडाउन 2016 जैसा, or whether it be a more painful slowdown 12-13 जैसा, is I think where the debate is currently I think raging in our office. I hope it will be a 16 जैसा slowdown, 3-4 quarter थोड़ा सा मंदी, and then we come out of it. But in a way the chabi lies with Trump. Chabi lies with Trump, right? Think of the irony of the global free market. हम लोग यहाँ पे इतना उछल-कूद कर रहे हैं, but वहाँ का Washington DC में बंदा बैठा है, अगर उसने टैरिफ्स बढ़ा दी, डॉलर को चढ़ा दिया,
तो आई थिंक दिक्कतें हमारी आएंगी. बट विच एवर वे वन कट्स इट, जस्ट टू कीप इट सिंपल, आई थिंक इंडिया में सावधानी बरतनी चाहिए. 3 साल बढ़िया चला, इकोनॉमी मार्केट अच्छी चली है, काफ़ी उल्टे सीधे स्टॉक भी आसमान में गए हैं. तो अभी थोड़ा सा डिसिप्लिन का टाइम आ गया है, सावधानी बरतने का टाइम आ गया. होपफुली मार्सेलस जैसे मार्सेलस के इन्वेस्टी कंपनीज का शाइन करने का टाइम आ गया है. ऑल ऑफ दैट बीइंग सेड, 2.5 साल पहले, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का छात्र हूँ, 2.5 साल पहले मेरे को पता था पार्टी खत्म होने वाली है. तो तब हमने काफ़ी मेहनत करके यूएस जाके रेगुलेटर से बात करके हमने एक टीम बनाई, जिसको हमने पार्टली यूएस से हायर किया, पार्टली इंडिया से हायर किया, फोकस्ड ऑन इन्वेस्टिंग इन यूएस, राइट. हमारा ग्लोबल पोर्टफोलियो जो गिफ्ट सिटी से चलता है, 75% यूएस में डालता है, 5% कनाडा में और करीबन 20% यूरोप में डालता है. तो ये हमने 2.5 साल पहले शुरू किया था, खूब बढ़िया चला है. 27% रुपी टर्म्स में कंपाउंडिंग आई है, 25% डॉलर में आई है. तो इसी को मेरे ख्याल से अगले 2 साल इसी में हम और पैसा डालेंगे. मैंने भी अपना काफ़ी सारा पैसा लास्ट 2-2.5 साल में विदेश में डाला है थ्रू दिस पोर्टफोलियो. सो मेरे ख्याल से अगले 2 साल वी नीड टू डू अ मिक्सचर ऑफ आधा इंडिया आधा अमेरिका. टेल मी, जो बड़े इवेंट्स होते हैं, लेट्स से ग्लोबल क्राइसिस जिसको बोलते हैं, 2008 टाइप क्रैशेस आते हैं, वैसे क्रैशेस में भी इंडियन मार्केट और यूएस मार्केट का लो कोरिलेशन होता है? ग्लोबल क्राइशेस में जाहिर है वील मूव टुगेदर, राइट. बट इंटरेस्टिंगली ग्लोबल crashes they recover quicker, right, because usually the crashes originate from their part of the world, अमेरिका. so इसलिए उनके इन्वेस्टर्स को विजिबिलिटी ज़्यादा होती है कि पंगा है क्या, राइट. तो ग्लोबल क्रैशेस में उनकी रिकवरी शीघ्र ही होती है. उनका सेंट्रल बैंक पागलों की तरह रेट तोड़ता है, पैसे फेंकता है. But leaving aside global crises, the two markets have very low correlation, and that's something that all of us can utilize in our benefit. A lot of credit to the government. Last 1-1.5 साल में जो changes किया है सरकार ने, गिफ्ट सिटी ने, वो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत यूजफुल है, those who want to invest in the global market. If एक ओलंपिक्स होता, मैच होता वर्सेस ऑल द मार्केट्स इन द वर्ल्ड, कौन गोल्ड ले जाता? तो देखिए लास्ट अब वो कितने जैसे होता है ना 100 मीटर 200 मीटर, तो ऐसा मैं तो अगर लास्ट 100 मीटर और 400 मीटर दो बात करते हैं. लेट्स डू लास्ट 1 साल में 100 मीटर, लास्ट 1 साल, राइट. तो बेसिक रेस सबसे जो लोगों को एक्साइटिंग लगता है, उसमें तो अमेरिका ने फोड़ दिया है, राइट. लास्ट 1 साल खूब कमा के दिया है. लास्ट 10 साल में भी उन्होंने फोड़ दिया है, लेकिन लास्ट 20 साल में 20 ईयर्स में इंडिया राजा है. सो 20 साल हम जीते हैं, 10 साल वो जीते हैं, 1 साल भी वो जीते हैं. तो होपफुली अगले 20 ईयर्स विल बिलोंग टू इंडिया. बट लीविंग असाइड हु विन्स, राइट, द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज इट विल बी बिटवीन द टू ऑफ अस, राइट. आई डाउट, I've lived in many different countries, right, and I enjoy traveling around the world. बट दुनिया में 2 ही कर्मभूमि हैं, एक यूनाइटेड स्टेट्स है, एक इंडिया में है. whoever is watching, you make your choice in life, and I've made my choice which कर्मभूमि I want to live in. Other countries are great. I grew up in the UK is a great country, but वो जो बात है इन दोनों देशों में, राइट, मैसिव फ्री मार्केट डेमोक्रेसीज, राइट, हर चीज़ में कॉन्टेस्टेबिलिटी, हर बात में तर्कातर्की, राइट, हर एक पॉलिटिकल पोजीशन के लिए लड़ाई, हर एक कॉर्पोरेट स्फीयर में, हर एक मार्केट शेयर के लिए एक भयंकर संघर्ष, वो इन दोनों देशों में है, राइट. लाइफ इज एन एज इन बोथ ऑफ दीज कंट्रीज, एंड दैट्स व्हाई people like us end up making money in these two massive economies. बाकी देशों में अच्छा है, वर्क लाइफ बैलेंस है, छुट्टी अच्छा हो जाती है, हवा साफ है, बट पैसे यहाँ इन दोनों जगह पे है. हमारे साथ तो थोड़ा पोल्यूशन भी आ जाता है इंडिया में, बट इट्स अ फेज ऑफ डेवलपमेंट. जोक्स अपार्ट, both of these countries will make a lot of money, and if we as investors can sensibly diversify across two markets, we'll be richer for it. Okay, explain me in detail. ट्रम्प के आने से हमें क्या होगा, ट्रम्प के आने से अमेरिका में क्या होगा, और ट्रम्प के आने से इंडिया को क्या फ़र्क पड़ेगा? तो देखिए पॉडकास्ट है, आपके सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मैं इस मुद्दे को दो अलग अलग तरीके से करूँगा. पहले मैं थोड़ा कट एंड राइट तरीके से कर देता हूँ. कट एंड राइट मतलब मुख्य धारा वाली तरीके से. सो कट एंड राइट एज ही इज बीन सेइंग, राइट, टैरिफ लगाएगा. इलेक्शन के कैंपेनिंग के दौरान तो बोल रहा था 75% लगाएगा चाइना पे. इलेक्शन के बाद 75 नहीं बोला है, बट कुछ तो करेगा, बिकॉज आई थिंक हिज वोट बैंक विल डिमांड इट. सो कुछ टैरिफबाजी होगी. मेक्सिको एंड कनाडा, बिकॉज लॉट ऑफ द चाइनीज स्टफ इज कमिंग इनटू अमेरिका वाया कंट्रीज लाइक मेक्सिको. सो टैरिफबाजी से क्या होगा, जो कुछ सम ऑफ द प्रोडक्शन दैट वाज टेकिंग प्लेस इन चाइना, और इफेक्टिवली चाइना वाज कमिंग इन वाया मेक्सिको, कुछ हद तक वो यूएस में वापस आ जाएगा, राइट. आई एम नॉट श्योर ऑल ऑफ इट विल कम, बट आई थिंक सम ऑफ इट विल कम.
US में ज़मीन खूब सस्ती है, राइट? सो ज़मीन इज़ नॉट गोना बी एन इशू, एंड US में रोबोट्स एंड ऑटोमेशन काफ़ी हाई लेवल पे है, तो लेबर की शॉर्टेज है वहाँ पे, बट मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग कैन नाउ बी डन विदाउट लेबर थ्रू ऑटोमेशन. पंगा ये होगा कि उसके खर्चे ज़्यादा होंगे. टू मेक स्टफ इन अमेरिका विल कॉस्ट मोर दैन इट डिड इन चाइना, एंड एज अ रिजल्ट आई थिंक देयर इज अ chance that US inflation edges up. If US inflation edges up and the US central bank, doesn't cut rates or pushes rates up over the next 2 years, उससे डॉलर और स्ट्रेंथन हो जाएगी. उससे हमारे देश के पंगे बढ़ेंगे, and foreign investors might be a little bit more reluctant to invest in India in that scenario, right? So I think that's something that's sort of being discussed widely in the global press. I'm not an expert on how much Trump will charge tariffs and disrupt, but since he's built his persona around it, he'll have to do something to deliver on the expectations on that. But I think there's a deeper change that Trump and politicians like Trump herald. Right? So मैं 90s में UK में बड़ा हुआ था, and I was there till 2008, and the West that I saw and the West that I used to visit and work was a West where kind of centrist kind of class, well-educated, Oxbridge, Ivy League, class-dominated politics, business, and their point of view was सर सब कुछ लाइफ में मीडियम में करना है, and Western society got built around enriching them. These are educated, driven people. They controlled the political agenda, the media agenda, the discourse, and they sanitized it to a large extent because their goal was to make money in life, right? That was the prerogative, and they're very successful. So अगर आप डेटा देखें, बहुत दिलचस्प डेटा, बिटवीन 1990 and 2010 the middle class in the West got squeezed because jobs were outsourced to China, right? And whatever jobs were left in the West, robots were used to take over those. So the Western middle class got squeezed, and the elite, highly educated elite, seized control of the discourse, social discourse, political discourse, and they seized control of the economy, right? So when Trump openly has a go at immigrants, at ethnic minorities in America, right? And he wins by a comfortable margin. And at the inauguration, the entire business elite line up to pay tribute to him. The example it sets for leaders around the world is, यार ये वाला strategy तो बढ़िया है, ये middling वाली liberal वाले बातें करके कोई फ़ायदा नहीं है, वो liberal वाले vote bank भी छोटी सी है. Let's talk extreme, let's seize power, let's threaten people, and that way the whole world will be at our doorstep begging for access to us, right? मतलब मैं सिर्फ रिच बिजनेस ओनर्स को सपोर्ट करूं, मिडिल क्लास पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊं, एंड जो एकदम ग्रास रूट लेवल पे लोग हैं उनको अपलिफ्ट करने की बातें करूं, और जो हमारे देश के उनको भगा दो. So फालतू मतलब something like that. If I want to simplify it even further, for campaign funding I go to the financial elite or the business elite. For votes I go to the masses, and the middle class, यार तेरा तो देख ले, तो अपना संभाल ले, right? So वो वाला template, right, काफ़ी devastating है. उसने जो template बनाया है, so I worry about that being applied in many different countries because बहुत vivid template. And if you see the data in India, I was looking at the data last night, right? जो लोग भारत सरकार के इनकम टैक्स डेटा के तहत जो लोग 5 लाख से 1 करोड़ के बीच में कमाते हैं, राइट, दोज पीपल अकाउंट फॉर, देयर आर रफली 40 मिलियन पीपल, 50 मिलियन इनकम टैक्स पेयर्स 5 लाख से 1 करोड़ के बीच में कमाते हैं. दे अकाउंट फॉर 70-75% ऑफ द इनकम टैक्स कलेक्शन इन द कंट्री. 1 करोड़ से कम कमाते हैं, 5 से 1 करोड़. दे अकाउंट फॉर 75% ऑफ द इनकम टैक्स कलेक्शन इन द कंट्री, बट देयर इज ओनली 40 मिलियन ऑफ देम, राइट? 640 मिलियन वोटर्स हैं इंडिया में, राइट? 640 मिलियन में 64 करोड़ में से केवल 4 करोड़ लोग बेसिकली इनकम टैक्स का स्पाइन है. नाउ आउट ऑफ दैट 4 करोड़, आई एम प्रीटी श्योर नो मोर देन मैक्सिमम 3 करोड़ वोट, राइट? मैक्सिमम 3 करोड़ वोट आउट ऑफ दैट 4 करोड़. 1 करोड़ गो ऑन हॉलीडे ऑन इलेक्शन डे. तो इफ आई एम रनिंग द कंट्री एंड मेरे को दिख रहा है यार ये 3 करोड़ ही मेरे को कमा के देते हैं और तो वोट नहीं करते, यू कैन इमेजिन, राइट, what that means. So this guy, पता नहीं किसने इसको ये insight दी कि this is how the maths work out and this is how you can build a career, but he's done it and now the genie is out of the bottle. The whole world. 3 करोड़ मिडिल क्लास से फोकस मत करो.
क्योंकि वो है 3-4 करोड़ इनसे पैसे निचोड़ते रहो, बिकॉज दे आर, यू कैन टैक्स देम, नो, दे गो टू वर्क, द एम्प्लॉयड पीपल, राइट? इनसे आप पैसे निचोड़ते रहो, बट वोट बैंक तो इनकी कुछ है नहीं, राइट? एंड इफ यू फर्दर थिंक अबाउट इट, राइट, ऑल ऑफ दीज 3 million, the 4 million middle class, the 40 million core tax paying population in our country, the well educated, the opinionated, the tweeting, right? बहुत अलग अलग मुद्दों पे उनकी बड़ी सोच है. So even if a political leader wanted to represent them, they wouldn't know what to represent them on, right? चाहिए क्या बस तुमको, right? Some would say हमको ताज़ा हवा चाहिए, some would say मेरे को टैक्स ब्रेक चाहिए, some would say better hospitals चाहिए, some would say better schools चाहिए. So because there's a small minority of people who basically pay their taxes in many countries, small minority, very tiny. हमारे देश में 64 crore voters, 4 crore income taxpayers basically finance the tax ecosystem. Because there's a small minority of voters who do this, and they are educated but not cohesive as a group, right? This becomes the tax-paying group, educated, articulate people on social media, tweeting and so on. But what do they want, and are they able to influence the political system? I have my doubts. But Probably not. From the looking at it from the perspective of the leader, game बहुत clear है. Financial and business elite will pay for my campaign, and the voters are the poor, and I will give doles to them. freebies बांट के मैं So life मेरी set है. So this becomes a very powerful template. So ये वाला जो ट्रम्प का, this is I think the bigger issue, influence of Trump on the world. सब लोग हमारे फाइनेंस वाले लोगों इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट के बारे में सरकपाई कर रहे हैं, because that's is the more tangible thing that we can focus on. But I think the more longer term impact we need to assess. And as an investor, I'm really worried about the Indian middle class. And one of the things we're doing in Marcellus is constantly reassessing, are we exposed to the Indian middle class ka consumption? Because I think there are really serious challenges there. Are we exposed to the Indian middle class's borrowing? There's a lot of borrowing that's taken place, because I think there'll be serious challenges there. you're saying कि मिडिल क्लास इंडिया प्रॉब्लम है. डेटा तो काफ़ी क्लियरली दिख रहा है. गोइंग बैक अगेन टू भारत सरकार का टैक्स डेटा, बिकॉज बहुत ही डिटेल स्ट्रैटिफाइड डेटा है. दिखता है कि लास्ट 10 साल में 5 लाख से 1 करोड़ के बीच में जो आबादी है, लास्ट 10 साल में इनकी इनकम नहीं बढ़ी है. जो थी 10 साल पहले वैसी है. इनकी द 5 lakhs एंड बिलो की इनकम बढ़ी है. 1 करोड़ के ऊपर के लोगों की इनकम बढ़ी है. 5 लाख से 1 करोड़ के बीच में इनकम नहीं बढ़ी है. ठीक है, तो जस्ट थिंक अबाउट, राइट? इन्फ्लेशन है 4-5%, तो वो 10 साल 50%, मतलब जो भी 100 रुपये की जो बाइंग पावर थी 10 साल पहले, आज वो 100 रुपये 50 रुपये के बराबर हो गई है. बट मिडिल क्लास की इनकम भारत सरकार के डेटा के तहत वैसी की वैसी है. ठीक है, अब सोचिए, कंजम्पशन तो बढ़ी है, राइट? लास्ट 5 साल में खूब बढ़ी है, राइट? एयरपोर्ट जाते हैं, शॉपिंग मॉल जाते हैं, ऑनलाइन तो भयंकर खरीदा बेची हो रही है. सो द इनकम्स हैवंट गॉन अप. वेयर डिड द मनी कम फ्रॉम? loans, and the answer is loans. credit lines. दबा के लेंडिंग, बड़ा बोरोइंग हुई है. अब आपने पैसे बोरो किए हैं इतने सारे, आपकी इनकम नहीं बढ़ी है. अब तो AI आ गया है, ऑटोमेशन आ गया है, तो जॉब्स पे तो उसका असर आएगा. तो चुकाएगा कौन, चुकाएगा कैसे? तो आई थिंक लीविंग असाइड द पॉलिटिकल एस्पेक्ट, AI was created in the West because those are countries where labor is scarce. They need technology which replaces human beings with machines. But वही टेक्नोलॉजी हमारे देश में भी आ गई है. And every company I'm invested in, every CEO I talk to talks about कितना AI इस्तेमाल करेंगे. They don't explicitly talk about कितने लोगों को घर भेजेंगे, but जाहिर है अगर AI इस्तेमाल करेंगे तो बंदियों को घर भेजेंगे, तो उसका इम्पैक्ट. बट इजंट इट कि सब लोग बैक इसी पे कर रहे हैं कि मिडिल क्लास इंडिया की इनकम बढ़ेगी और इनकम बढ़ेगी तो उससे हमारी GDP बढ़ेगी. दैट्स नॉट द कॉन्वर्सेशन वी आर हैविंग. सो कुछ और लोग वो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं. मार्सेलस में वो कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही है. मार्सेलस में कॉन्वर्सेशन हो रही है कि जो 5 लाख के नीचे है वहीं पे वोट्स हैं. जाहिर है किसी भी पॉलिटिकल नेता को अपनी करियर बनानी है, वो फोकस वहाँ पे करेगा. ट्रू. तो क्या खरीदेगा वो 5 लाख के नीचे वाला बंदा, जब उसके झोले में पैसे आते रहेंगे? इसमें मेरे ख्याल से कोई दो राय नहीं है, राइट? आई नो लॉट ऑफ मिडिल क्लास पीपल राइट कॉलम्स सेइंग वी शुडंट गिव डोल, जिससे आदत खराब हो जाती है. बट इन द ट्रम्पियन वर्ल्ड एन एम्बिशियस पॉलिटिकल लीडर इज हार्डली गोना फोकस ऑन लोगों की आदत खराब हो रही है, इससे पावर पे फोकस करो.
सो हमारा जो काफ़ी सारा भी काम चल रहा है लास्ट 1 साल में कि क्या खरीदेंगे 5 लाख से लेस कमाने वाले लोग, एंड टू व्हाट एक्सटेंट कैन आवर सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम ग्रेटिफाई दैट मैसिव वोट बैंक, राइट? एंड रिमेंबर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र बन गया है, जनधन, आधार मोबाइल, मतलब सीधा आप लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा पहुंचा सकते हो, वेरी टारगेटेड बेसिस, राइट? वेदर इट इज़ फॉर गर्ल्स, for scholarships, or families for housing, for certain specific benefits like fuel and so on. So technology तो political class को इतना ability दे रहा है कि छोटे छोटे मुद्दों पे targeted benefits दे सकते हो, and उस पर आप वोट खींच सकते हो. So मेरे ख्याल से अगला जो बूम है अगले दशक का is not middle class, it's the 5 लाख के नीचे, and in the meantime 1 करोड़ के ऊपर वाली आबादी बूम करती रहेगी, राइट? सो एज पर इनकम टैक्स डेटा 10 साल पहले, और हमारी नई किताब बिहोल्ड द लेवियाथन में ये सारा डेटा मैंने डाला है, हमारी इकोनॉमिस्ट नंदिता ने बढ़िया डेटा एनालिसिस किया. 10 साल पहले 1 करोड़ से ज़्यादा IT रिटर्न्स में रिपोर्ट करने वाले लोग केवल 30,000 थे. आज 7 गुना है, 2,20,000 है, राइट? तो ये नंबर बढ़ता रहेगा. दीज आर द न्यू किंग्स एंड क्वींस ऑफ इंडिया, राइट? दे आर द बिजनेस एलीट, रफली 2 लाख 3 लाख families. They run the country, they own the country, and they then finance the political system which gets votes from the 5 लाख से नीचे कमाने वाले लोग, right? तो luxury cars, luxury everything is rocking, and बिल्कुल नीचे 5 लाख के नीचे I think एक नई vibrant ecosystem बनेगी, catering to people whose actually incomes are growing. The tax data is very clear. Their incomes are growing 2 to 3x faster than the middle class whose incomes actually are not growing. आई थिंक बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि मिडिल क्लास इंडिया बढ़ रहा है, पीपल आर बेटिंग ऑन मिडिल क्लास कि जैसे ये बढ़ेगा, इनकी इनकम बढ़ेगी तो हम लोग बहुत कमाएंगे. बट गोइंग टू योर व्यू, आप बोल रहे हो कि फोकस करना चाहिए कि बिलो 5 लाख वाले लोग क्या खरीद रहे हो, क्या खरीदेंगे. व्हाट डू यू थिंक? गिव मी टॉप 3 थिंग्स जहाँ पे वो इन्वेस्ट करते हैं या खर्चा करते हैं. वी आर ऑल्सो ट्रैवलिंग मोर एंड मोर इनटू द कंट्री साइड टू रिसर्च दिस, यू नो. क्या होता था, मिडिल क्लास वाली खरीदारी के लिए ईजी था, मॉल जाओ, थोड़ा ऑनलाइन देख लो, राइट? कुड डू what I call slightly lazy research and get away with it. But for the below 5 lakh piece, we have to go to what I call non-urban India. So let me try. So when we go to non-urban India, right, we realize किसी को अब खेती बाड़ी में मजदूरी नहीं करनी, right? Whatever we might say, we third world country है, but most people are saying यार वो पीठ तोड़ मेहनत जो करनी पड़ती थी वो नहीं करनी. So सबको ट्रैक्टर चाहिए, ठीक है? So लोन भी मिल जाता है, राइट? एंड एग्री सेक्टर लोन है, सो RBI के रूल्स के तहत बैंक की कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी कम कर दिया है. सो ट्रैक्टर लोन पाना आसान है. इंटरेस्टिंगली सम ऑफ द यंगर फार्मर्स टेक ट्रैक्टर लोन इन देयर डैड्स नेम, बिकॉज इसे वो फिर डिफॉल्ट कर देंगे, क्या होगा, मेरे बाप 75 साल का है, उसकी सिविल खराब होगी, मेरी थोड़ी ना होगी, राइट? जस्ट इमेजिन हाउ इवॉल्व द थिंकिंग इज, राइट? सो किसान क्रेडिट कार्ड नाम की एक चीज़ है, तो उस पर वो पूरा मैक्स आउट कर देते हैं अपने फादर का किसान का क्रेडिट कार्ड, राइट? दैट्स एक्चुअली स्मार्ट बाय द वे. एंड द बैंक्स आर हैपलेस, राइट? बिकॉज जैसे हमको देनी भी है, लेकिन यार क्या करें, वो हमको पता है देख के उसकी आंखों में कि ये डिफॉल्ट करेगा. So jokes apart, tractors I think will do well, right? We are a country where anyway countryside में labor कम है, and जो labor है they don't want to kill themselves. You think farm equipments अच्छा करेंगे? हाँ, so tractor के साथ so around most tractor companies का 60-70% tractor से कमाई होती है, 30-40% वो farm equipment बेच के कमाई होती है, right? So we've invested in a tractor company, right? We've invested in Escorts Kubota. They're not the leaders. Leader M&M है, but हमको लगा ये जापानीज लोग Kubota ने हाल ही में खरीदा है. They're the world leaders. तो हमको लगा कि Kubota वाले जापानीज खरीद के, जापानीज एफिशिएंसी डाल के, फाइनेंसिंग डाल के कुछ अच्छा बना सकते हैं यहाँ पे. तो वो गया एक उदाहरण. दूसरा है, usually as countries get richer, people eat better, right? And especially as countries get richer, lower income people eat much better, right? Because one of the very basic human things is, basic human needs is, as you earn more, you really upgrade your diet quite dramatically, right? Now, in that regard, one of the big success stories of India in the last 20 years is we become, I think, the world's largest producer of milk, right? So, दूध की पूरी नदी बहती है many parts of the country, and quite literally some parts of the country, I think in summer especially, milk is easier to get than water, right? So the dairy industry is flourishing in many parts of the country, and whilst milk by itself is a commodity,
ice cream, paneer, cheese, ghee, right? The derivatives of milk are becoming widely available to people below 5 lakhs. So 5 लाख के घर के नीचे भी, 5 लाख वाली कमाई के घर के नीचे भी, वहाँ पे भी रोटी पे अब घी लगा के खाना डिफॉल्ट बन गया, right? But these are very new habits, right? Similarly, ice cream is increasingly becoming in summers a snack of choice even for, or what should I say, a dessert of choice even for low income people. तो ये हमको बहुत exciting लग रहा है because ice cream में I think from what we have seen when we go to villages in South India, they pay the farmer 30 rupees per liter of milk. And effectively, when you or I or anybody buys that ice cream, you're basically getting 1,300 rupees on that liter of milk. Right? I know you have to take it to factory, freeze it, put some flavor in it, but 30 का 1300, right? वो spread मिल रहा है. So when we were poorer, लोग बिस्किट खाते थे and the famous Parle G, right? But as we get richer, and especially as poorer people get richer, they're upgrading their eating habits and they're having far more milk and milk-based products. तो उसमें हमने अपने डॉडला डेयरी नाम की एक कंपनी में, हैदराबाद हेडक्वार्टर्ड कंपनी में निवेश किया है. And we sort of traveled around the interiors of southern India to figure out किस प्रकार से ये चीज़ फैल रहा है. Right? तीसरा चीज़ है, coming back again to the farmer, right? He's also watching your podcast, he's also on social media. तो उसको भी ज़िंदगी की अच्छी चीज़ें चाहिए, तो उसको भी ज़्यादा कमाना है ना. उसके लिए मोस्ट ऑब्वियस वे है फार्म को अपग्रेड करो. तो ट्रैक्टर की तो बात हमने कर ली. बट द अदर थिंग दैट वी आर सीइंग इज अ बूम इन द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, राइट? तो उसमें भी अलग अलग प्रकार के कंपनीज है, वो स्पेशलाइज, राइट? रेंज ऑफ कंपनीज. बट वी इन्वेस्टेड इन अ कंपनी कॉल्ड Godrej Agrovet a year ago. They've got a pesticides, herbicides business, but they also have an animal feed business. जहाँ पे they are leaders in many parts of India in cattle feed, poultry feed and मछली का खाना. So northern India, fish farming is booming. तो गड्ढा खोदो, seed फेंको and fish farming is booming. So Godrej Agrovet, leader in many parts of India in animal feed, leaders in specific types of pesticides, herbicides, and then most fascinatingly, leaders in something called oil palm cultivation, right? तो हम जब biscuits खाते हैं, cakes खाते हैं, anything which has a fat content in it, chocolates, biscuits, cakes, most of the palm oil is imported. Southeast Asia, Malaysia, Indonesia, right? But the government for good reason is saying, यार basic चीज़ें हमको उगानी चाहिए. So around a decade, 15 years ago, the government, 10 years ago, the government started a scheme, and that's been evolved over time, where effectively the government subsidizes the seed, right? So Godrej provides the farmer the seed. The farmer grows the oil palm on his farm. In return for Godrej providing the seed, and in return, basically Godrej gets a right to buy the palm oil, इसको offtake कहते हैं, at global prices from the farmer. So it's fascinating to watch. पूरा farmer आके काफ़ी टाइम ऑटो रिक्शा में आता है, पूरा लाद के ऑयल पाम. गोदरेज उसको जो भी ग्लोबल रेट है वो दे देता है, एंड फिर उसको क्रश करके, उस ऑयल पाम को क्रश करके होटल्स, रेस्टोरेंट्स, FMCG कंपनीज को बेच देता है, राइट? सो उसमें भी मैसिव स्प्रेड है, 70% रिटर्न ऑन कैपिटल है. दे आर द लीडर्स इन दिस, गोदरेज आर द लीडर्स इन. सो ये जो पूरा एग्रो इकोसिस्टम है, एंड इट्स फैसिनेटिंग टू स्पेंड अ डे एट अ फार्मर्स हाउस एंड सी वो कितने तरीके से कमाने के सोचता है. Oil palm. So we went to Andhra Pradesh. We went 150 kilometers from Vijayawada into the countryside where these oil palm plantations are. So दिखा रहा था मेरे को farmer और उसकी wife. And by the way, this farmer is a engineer, मतलब proper qualified engineer. कैसे oil palm से कितनी कमाई होती है, कितने fruit से होता है, कहाँ क्या pesticides, herbicides, and साल में 20 लाख कमाता है farmer, right? पक्का घर, social media, both husband wife speak English. So this type of evolution, right, where the farmer upscales his life, tractor, pesticides, cash crops, and then spends on good food, milk products. तो इस पे और काम करना है कि खाने पीने के आगे और क्या खरीदेगा, right? Because I suspect they might not buy the same things that people in बॉम्बे, बैंगलोर, दिल्ली बात. Really? इंडिया की जो इंडिपेंडेंट इंडिया की जो एलीट क्लास थी वो काफ़ी एंग्लिसाइज थी, राइट? हम जैसे लोग अंग्रेजी बोलते थे, सॉर्ट जिन एंड टॉनिक पीते हैं अभी भी, राइट? तो वो वाला इकोसिस्टम, राइट, धीरे धीरे डिस्प्लेस हो जाएगा, राइट? विद द फाइनेंशियल इम्पैक्ट दैट वी आर डिस्कसिंग ऑन द मिडिल क्लास, राइट? जो 5 लाख एंड बिलो है, दे हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ बिहेवियर्स, वैल्यूज,
then not gonna sit and drink 400 रुपए का mocha in a air conditioned cafe with a thick layer of cream on top of it. They'll want something else, right? उनकी behavior, उनकी सोचने का तरीका, उनका एक पूरा ecosystem बनेगा, right? उनके अपने इन्फ्लुएंसर्स बनेंगे. वो कौन होगा, right? वो मेरे को बहुत दिलचस्प लगता है. पूरी नई दुनिया, new world waiting to emerge. One school of thought is they'll do all the same things, all the things that you and I do. That's one school of thought. They'll want to imitate the urban lifestyle. Yeah. But I'm keeping an open mind that there might be a new lifestyle that will emerge, which is different from ours. So I was speaking to one fashion entrepreneur, and मैं उनसे ये समझने की कोशिश कर रहा था कि रूरल इंडिया और इधर क्या है. एंड एवरी फैशन कंपनी, D2C कंपनी, वो यही बोल रहे हैं कि Tier 2, Tier 3, Tier 4 में डिमांड ज़्यादा है, उधर ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं. बट Tier 1 में जो चीज़ सबसे तेज़ी से बढ़ रही है, Tier 2, Tier 3 में नहीं बढ़ रही है. एंड दैट इज़ वॉट इज़ वरीसम फॉर अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स. वो ये बता रहे थे कि एंटरप्रेन्योर्स देखते हैं डेटा जो पब्लिश होता है एंड उन्हें आसपास दिख रहा है. जैसे दे वर टॉकिंग अबाउट एथलीजर स्पेसिफिकली कि US, UK, यूरोप हर जगह बढ़ रहा है. इंडिया के भी मॉडर्न में एथलीजर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लोग खरीदना चाहते हैं. पर इंडिया की अगर नेट ग्रोथ कंपेयर करो Tier 1, Tier 2, Tier 3 से, तो Tier 2, Tier 3 में वो नहीं बिकता. वहाँ पर फास्ट फैशन ज़्यादा बिकता है, कि कलरफुल चीज़ें ज़्यादा बिकती है. सो दे वर ऑल्सो टेलिंग कि प्रेफरेंसेस और चॉइसेस एग्जैक्टली जो आपने बोला कि हम फॉलो करते हैं, जो मुंबई दिल्ली में लोग रहते हैं वो फॉलो करते हैं कि US, UK में क्या चल रहा है. अच्छा. बट Tier 2, Tier 3 वाले आज तक ऐसा होता था कि वो Tier 1 में क्या चल रहा है वो फॉलो करते थे. बट नाउ इट्स चेंज. Very interesting. इट्स वेरी डिफरेंट पैटर्न्स दैट दे आर सीइंग कि जो एक ही फैशन ब्रांड वो उनके पास 2 हाईएस्ट सेलिंग SKUs हैं. अगर वो सिटी में बेच रहे हैं तो उनके हाईएस्ट सेलिंग SKUs कंप्लीटली डिफरेंट है देन Tier 2, Tier 3 सिटीज. कलर्स डिफरेंट है, पैटर्न्स डिफरेंट हैं, मटेरियल्स डिफरेंट हैं, जस्ट different types of things so which are growing. Zudio I think has figured this out क्योंकि Zudio दिन में हर रोज एक Zudio खुलता है, right? So I think 600 Zudio खुल चुके हैं. So the Zudio in suburban Bombay will have clearly a different collection than the Zudio 150 kilometers from Bombay. Yeah. But they're able to get, how exactly they're able to get the assortment right. So 15-20 दिन में सारा सामान बिक जाता है, right? So Zudio's success basically has been based on solving for many Indias at speed, right? हर 15-20 दिन, कोई किसी भी apparel chain में हिंदुस्तान की हिस्ट्री में 15-20 दिन में कोई सारा माल बिकता नहीं है. इन लोगों ने फोड़ा है. Obviously they're not going to tell us just yet कैसे फोड़ा है, but मेरे को बहुत दिलचस्पी होती है. ज़ारा से सीख लिया. हाँ, so ज़ारा से, so I thought so, but they say no, but all power to them. But that's the template, right? The world is changing, country is changing, data काफ़ी clear है, and जो middle class वाली story जिसके basis पे last 20 साल पे lot of companies have built their fortunes. I think that story will gradually become थोड़ी yesterday वाली. True. And Zudio का अब example दे रहे तो Zudio में बहुत fascinated था. तो मैं मुंबई में गया, Zudio मेरे घर के पास में इधर है, और मैं इंदौर से हूँ. तो मैंने इंदौर में जो Zudio मैंने वहाँ पे भी देखा, and I saw, और उन दोनों जगह पे कलेक्शंस आर कंपैरेटिवली वेरी 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 डिफरेंट एंड फोकस इज वेरी डिफरेंट. यहाँ पर ज़्यादा होता है कि बड़ी ब्रांड्स का कॉपी करके सस्ते में क्या बेचूं, विच इज़ मोर here in Mumbai, and इंदौर में completely different types of style, so which was very interesting for me कि भाई यहाँ print चल रहा है, pattern चल रहा है, हवाई वाली t-shirts यहाँ क्यों बिक रही है, versus minimalism is more in Mumbai. Brilliant, right? How they cracked it, I don't know, but we are happy shareholders. We made a lot of money, and we hope Noel Tata ji and team can carry on doing it. Yeah. And what's with the 1 crore plus? क्योंकि हर stat, हर data आप जो पढ़ रहे हो, especially let's say housing market, right? 40% से above ज़्यादा ग्रो कर रहा है 1 crore and above वाले houses. Cars, luxury cars बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही हैं. Luxury hotels बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं. Business class travel, it's wild. मतलब इसके ऊपर statistical evidence भी है, anecdotal data भी है. Everything you and me, we both have experienced something. मैं आपको एक बताता हूँ कि 2-3 incidents, right? जब मैं 2013-14 में मैं जैगवार लैंड रोवर के शोरूम में जाता था कि एस्पिरेशनल देखने के लिए कि एक दिन खरीदेंगे गाड़ी टाइप्स, एंड मेरे कॉलेज के पास में होती थी. तो
उनको दिख रहा है कि ये कंगाल डेट मोटे आदमी, इसको कुछ नहीं है इसके पास, तो भी वो मुझे बैठ के बहुत एंटरटेन करते थे, अलग अलग स्कीम सिखाते थे कि सर 50,000 1 लाख रुपए लगेंगे हर महीने, एंड दे वुड लाइक कन्विंस यू टू डू सर्टन थिंग्स, और आज ही आप गाड़ी ले जाओ एसेट्रा एसेट्रा. उनको पता है कि मैं नहीं खरीद सकता, फिर भी वो टेस्ट ड्राइव कराएंगे, एवरीथिंग वुड डू इट. वर्सेस टुडे, आज अगर मुझे गाड़ी खरीदनी है, अब उनको पता है कि मैं खरीद सकता हूँ, सब है, उसके बाद भी 1-1, 1.5, 2 साल की वेटिंग है. सो दैट्स द एनेक्डोटल डेटा ऑफ कि भाई पहले जो गाड़ियाँ तुम्हें ऐसे ही मिल जाती थी, लग्जरी कार्स, अब तुम्हें ऐसे मिल रही. सेम विद बिजनेस क्लास ट्रैवल फ्रॉम इंडिया इज़ इंटरनेशनल फ्लाइट्स में आपको बिजनेस क्लास फर्स्ट क्लास टिकट्स ही नहीं मिलती अब इन ऑन सर्टन रूट्स, बिकॉज सब लोग सब चीज़ें खरीद रहे हैं. सेम विद लग्जरी ब्रांड्स की महंगी ब्रांड्स जो 10,000 एंड अबव, 10,000 रुपीज़ एंड अबव के ऊपर या 50,000 60,000 वाली, उनके पास वाइल्ड सेल्स, महंगी चीज़ें लोग खरीद रहे हैं, 50,000 की शर्ट खरीद रहे हैं. सो दिस मार्केट इज़ ऑल्सो ग्रोइंग एट अ क्रेजी पेस. तो डेटा भी बोल रहा है और आप देखते भी हो. सो व्हाई इज दिस ग्रोइंग? सो ये 1 crore प्लस है, राइट? इसमें कुछ फैक्टर्स जो हमको पूरे कॉमन लगता है इस 1 crore प्लस में, देन आई थिंक देयर इज अ बाइफर्केशन दैट आई विल गेट इनटू. सो जो मेरे कोलीग नंदिता ने बिहोल्ड द लेवायथन वाली किताब के लिए जो डेटा फोड़ा था, इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री हमारे देश की जो लिस्टेड कंपनीज हैं, एलीट लिस्टेड कंपनीज हैं, उनके बोर्ड रूम में ये एलीट एजुकेशन की कोई अहमियत नहीं रही, राइट? IIT, IIM, आईवी लीग, शाइवी लीग, राइट, विदेश में पढ़ाई लिखाई, इससे कुछ आपका कुछ घास दाल निकलने वाली इन कॉर्पोरेट लाइफ, राइट? तो एक ज़माना था वेयर पीपल यूज्ड टू ऑब्सेस कि बॉस बढ़िया पढ़ाई लिखाई है तो ज़रूर अच्छा करेगा कॉर्पोरेट लाइफ में. तो वो स्टोरी टूट गई है एंड डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी हो गई है. द रेगुलर ग्रेजुएट, वो इंदौर का हो, मुंबई का हो, रेगुलर ग्रेजुएट नाउ इज द डोमिनेंट स्पीशीज इन कॉर्पोरेट लाइफ इन इंडिया. सो आई थिंक पार्ट ऑफ इट इज हमारे देश ने सोशलिस्ट एजुकेशन सिस्टम रखा, सीट्स बढ़ाई नहीं, राइट? तो अगर आप सीट्स बढ़ाओ नहीं, इकोनॉमी ग्रो कर रही है 6-7% से, तो जाहिर है आप धीरे धीरे इरेलेवेंट हो जाओगे, राइट? देश को चाहिए इकोनॉमिक एजुकेशन सिस्टम तो रफ्तार से अच्छे बच्चों को पढ़ा के सिस्टम में ग्रेजुएट्स को डाल पाए. अगर आप सोशलिज्म में रहोगे, the university ecosystem has no incentive to expand, right? Because पैसे तो बन नहीं रहे, for whatever reason they are teaching people, but it's not driven by money. So the education system didn't expand, but the economy expanded, and smart people decided यार जस्ट मैं लोकल कॉलेज में जाता हूँ, पढ़ लिख लेता हूँ, कौन सी बड़ी बात है, एनीवे सारा शिक्षा तो एनीवे रियल वर्ल्ड में ही पाना है, राइट? So the regular graduate now, the normal graduate is just as common in a boardroom now as a elite education वाला graduate, ठीक है? तो वो एक common theme है. Most of those 2,30,000, 2,20,000, 1 CR plus filers, 1 crore and above income वाले filers, most of them are just regular education वाले. In fact, there's a ton of data to show that the best education in India is class 12. उसके आगे class 12 के आगे पढ़ना doesn't seem to boost either income or employment prospects, right? Which is a indictment of much of what constitutes graduate education in the country. ठीक है, तो वो एक issue है, right? But now bifurcation. Part of the elite is saying, यार, I need to signal to everybody else that I am the elite, right? So depending on their income level, it could be a Royal Enfield motorcycle, it could be a Grand Vitara, it could be Thar Rocks, German cars, etc., etc. So a big part of the luxury spending that you are referring to, वो इस डायनामिक से ड्रिवन हो रहा है कि लोगों को पता तो चले कि मेरे पास पैसा है, हाँ मेरे पास पैसा है, मैं दुनिया में ऊपर जा रहा हूँ, राइट? आई एम अपवर्डली मोबाइल. बट द अदर डायमेंशन दैट फैसिनेट्स मी एज एन इन्वेस्टर इज many of these people are actually not that fussed कि आज मेरे पास पैसा है. They're focused on building mind-blowingly lucrative businesses, right? And businesses whose scale and conception amazes me. So recently we'd gone to South India to meet a client of ours in the interiors of Tamil Nadu, right? तो मैं कभी उनसे पहले मिला नहीं था, वो काफ़ी सालों से मार्सलिस के क्लाइंट थे. एंड ये जो हमारी अमेरिकन वाली प्रोडक्ट है ग्लोबल कंपाउंडर्स, आई हैड गॉन टू एक्सप्लेन दैट टू हिम बिकॉज़ ही सेड ही वांटेड टू इन्वेस्ट. सो यू गो विथ योर ओन प्री कंजम्पशन. मैं मुंबई से जा रहा हूँ, छोटे शहर तमिलनाडु में होगा उसका छोटा सा ऑफिस. सो आई गेट आउट ऑफ द टैक्सी एंड ग्लीमिंग ग्लास बिल्डिंग, 2 story बट पूरा वाइट सा ग्लास बिल्डिंग. सो बोला यार दिलचस्प. सो आई गो इन देयर
And this gentleman comes in. Imported jeans I noticed and crisp white shirt. So I'm very curious about people. So मैंने बोला सर बनाया कैसे ये? So he explained that his dad used to operate a few local buses. So when he grew up, his brother migrated to I think Australia. But this guy said, I want to stay in India and build. So initially he was an import-exporter of scrap metal. But वो मज़ा नहीं आया. Somewhere in the early 90s, he decided यार scrap metal छोड़ता हूँ, एक दो dealership ले लेता हूँ. He started with motorbikes. Now he's the largest dealer for I think one of the big national motorbike companies in Tamil Nadu. He then realized that spare parts भी लेना है, खूब कमा. तो by 2000 वो भी ले लिया. फिर as Tamil Nadu got richer, कोरियन गाड़ी की डीलरशिप भी ले ली, 15-16 वो भी बना ली. राइट, बाय 2010 ही वाज सॉर्टेड इन लाइफ. 30-40 डीलरशिप, स्पेयर पार्ट्स, मस्ट बी डूइंग 5-6 crores a year comfortably in terms of income. बट भूख सोचो इस इंसान की. सो अराउंड 2011 or 2012 these fellows in small town Tamil Nadu, they were sitting and having a chat. यार क्या बिजनेस फोड़े, पैसा तो है 4-5 crore के पास. So they took a flight to Seoul because there was a Korean company's का dealer था. Seoul में जाके they went to a company, Korean company which used to make equipment for rubbish recycling sites. And they said आपका तो ये कोरिया में टेक्नोलॉजी है, आप ये टेक्नोलॉजी हमको आउट लाइसेंस कर दो, हम इंडिया में लगाएंगे, आपको रेवेन्यू शेयर या प्रॉफिट शेयर दे देंगे. So the Koreans said हाँ भैया ले लो, मतलब we don't want to go to India. So just imagine, right? They rocked up in Seoul without an appointment. He told me they just rocked up and said, "ये technology हम out license कर रहे हैं." They brought it to India, and around 2016-2017, right? The National Green Tribunal was fining a lot of municipal corporations because वो municipal corporation का जो waste dump होता है उससे run off हो रहा था, पानी pollute हो रहा था, soil का पंगा हो रहा था. So NGT was fining a lot of BMCs. I think कुछ sentence भी कर रहा था जो भी शहर का head है. सो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में वाइल्ड पैनिक की बॉस क्या करें, सफाई करनी है इस डंप का, कैसे इस कचड़े को निकाले. सो दीज गाइज वुड कॉल अप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, हमारे पास रोबोट है, डू यू वांट इट, एंड यू कैन गेस राइट. एक के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिलने लगे. सो दे बिकम 100-200 करोड़ का टर्नओवर है इनका. एंड ही शोड मी वीडियोज वेयर वेस्ट डंप year 1, 2 years later पूरा साफ ग्रीन पार्क. राइट, तो मैंने देखा ठीक है. Then he said मेरे साथ आओ आप. Took me to the adjacent room. Adjacent room में दीवार पे 40 screens. Each screen is one waste dump in different parts of India live. Right now screen पे जो रोबोट है वो इनके ऑफिस से उस तमिलनाडु के छोटे शहर से ऑपरेट हो रहा है. सामने there's a 40 or 20 different ladies operating the robots on their laptop, iPad, जो भी, right? And I was just blown away कि 40 अलग-अलग sites में across India Korean robot out licensed to India. They now make the robots in India. वो बना रहा है. So मेरे दिमाग में मैं वैल्यूएशन करने लगा कि कितना दाम होगा. तो मेरा तो नंबर भैया $500 million से कम इस कंपनी की वैल्यू नहीं है, शायद उससे कहीं ज़्यादा हो. So I turned to him and said, तो क्या प्लान है लाइफ में अब? तो ये सर एक्चुअली मैं सोच रहा था ये कंपनी बेच के जो पैसे आएंगे कुछ आपको दे देंगे मैनेज करने के लिए, और कुछ और एक बड़ा स्टार्टअप का आइडिया है वो उसमें लगाएंगे. राइट, एंड आई वाज थिंकिंग दिस गाय इज वर्थ प्रोबब्ली $500 million. छोटा शहर इन तमिलनाडु, बट हिज हंगर इज लिमिटलेस एंड ही इज कंप्लीटली अनअस्यूमिंग अबाउट इट. Right, if you went outside, he doesn't have a flashy car. He's wearing imported jeans, but very understated jeans. But that whole persona that I am going to achieve more and more in life, and I'm not doing it to impress you, Saurabh, or anybody else. That's just the way I am wired, right? To keep ramping the attainment ceiling. Yeah. And I found that so inspirational. That's India. Yeah, it's just mind-blowing. Yeah. This is mind-blowing. This is the crux of India. अगर आप देखो कि this is what I like, and मैं जब travel करता हूँ around the world and I speak to so many people, naturally curious, क्योंकि एक मेरा career ही है इस बारे में, plus secondly I love understanding behaviors of people. अब बात करो एक यूरोपियन से
अब बात करो एक अमेरिकन से, अब बात करो एक इंडियन से, अब बात करो मल्टीपल से, ड्राइव एट दिस पॉइंट हाईएस्ट इंडियन की है. Absolutely, you got it. that ambition and drive Yeah. वो फाड़ है. और हमारी कंट्री में ना अब फाइनली हम उस पोजीशन पे पहुंचते जा रहे हैं जहाँ पर पैसे कमाना या पैसे कमाने के बारे में बात करना या वो थोड़ा ग्रीडीनेस दिखाना इज़ नॉट इवन अ टैबू. हाँ जी. अब ये एक्सेप्ट होते जा रहा है. पहले किसी को बोल रहा पैसे कमाना ये वो करना, लोग थोड़ा वो होते थे कि ग्रीडी, लालच से दूर रहो. हाँ. अब पीपल आर लाइकिंग इट. लाइक हाँ और बड़ा होना है. ग्रोथ इज सीन एज अ पॉजिटिव साइड. Yeah. So that is You're happening right. in our. Absolutely. And a lot of people, when a lot of people ask me, right, career कहाँ पे बनाऊँ, तो मैं बोलता up to you. If you can build it in India, build it in India, because this is the only country in the world where working 12-15 hours a day, sitting till 11 o'clock, 12 o'clock at night discussing business strategy is something other people will do with you. You will, especially as a young person, Yeah. you will learn so much in your 20s and 30s. US में अगर मैं जब काम पे जाता हूँ, फ्राइडे लंच टाइम के बाद तो मीटिंग मिलना मुश्किल होता है. फ्राइडे ही अगर मीटिंग मिल जाए तो लगता है यार कितना नाइस हो रहा है बंदा, मेरे को फ्राइडे मिल रहा है. Now, good for them. They're 10x richer than us. They're 10x richer can than afford us. it. They can afford it. But at this stage, when the country is poor, we are still amongst the 50 poorest nations in the world, and we have the best part of 500 million super poor people. जितना मेहनत कर सकते हैं करेंगे. And meeting these sorts of entrepreneurs, right, I find incredibly inspirational, because हमारी लाइफ में भी होता है यार, कुछ हद तक थक जाते हैं, right? ट्रैवल है, स्ट्रेस है. So when you meet these people who keep hitting hurdles, but उसको ओवरकम करके एक बड़ा माउंट एवरेस्ट चढ़ते हैं, फिर और एक माउंट एवरेस्ट क्लेम करते हैं. तो आई थिंक हम, सो यू आर आस्किंग मी अबाउट द न्यू एलीट. सो एक पार्ट है, दो पार्ट है. एक है कि जो फ्लैशी है, दिखाना है कि हमने फाइनली पैसे कमा लिया. दैट इज वन पार्ट जो आपको दिख रहा है छोटे छोटे पॉकेट्स पे, द एनेक्डोट्स व्हिच आई वाज टेलिंग यू. एंड द सेकंड पार्ट इज कि जिनको से वो पैसा यूज करके और बढ़ाते दुनिया पे राज करना है, राइट. एंड द लैटर पार्ट, राइट, आई थिंक विल बिकम द डिफाइनिंग पैराडाइम, बिकॉज नाउ लिंकिंग बैक टू अ मिडिल क्लास पॉइंट, राइट, एज पीपल रियलाइज दैट ये बड़े कॉलेज में पढ़ाई करके बड़े कंपनी में घुस के 20 साल प्रमोशन पाके वाली स्टोरी खत्म है, right? By default, if not by design, most people will have to become entrepreneurial. Gig economy आपकी ज़िंदगी होगी. वो गिग इकोनॉमी में आप बॉट की ट्रेनिंग करोगे या फूड डिलीवरी करोगे, आपके ऊपर है. बट गिग इकोनॉमी विल बी ऑल आवर लाइव्स, राइट. सो वील हैव टू बी entrepreneurial. माई चिल्ड्रंस जनरेशन will exist in a country where self-employment will be the norm. So उनके लिए, right, for that generation of Indians for whom self-employment will be the norm, these sorts of rising entrepreneurs, people who rise from ground up, from humble origins, will become the kind of poster boys and poster girls, and they'll be the idols for the next generation. तो what do you think, इंडिया में अभी अगर कोई ये एंटरप्रेन्योर ये देख रहा है, एंड यंग इंडिया जो हम लैटर वाली बात कर रहे थे, जिसको नई नई चीज़ें करके आगे बढ़ना है और पैसे कमाना है, उसके पास टॉप 3 अपॉर्चुनिटीज वेयर डू यू सी, एंड बी स्पेसिफिक. So I think, again, using our recent book Behold the Leviathan as a mental template, right? तो पहला जो colossal trend जो डेटा में दिख रहा है is the rise of women, right? पूरा meteoric है. 10 years ago was the first time when there were more girls in primary school than boys. अभी तो हर level of education में, including university, there are more girls studying than boys. The pass rates are much higher for girls. So ये डेटा बहुत easily दिखता है. RBI से, सेंट्रल बैंक से डेटा आता है कि अर्बन एरियाज में वुमेन हैव मोर मनी इन द बैंक अकाउंट्स देन मैन. एंड कुछ एसेट मैनेजमेंट हाउसेस से डेटा आता है कि शहर में वुमेन आर डूइंग मोर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट देन मैन, राइट. RBI से ये भी डेटा आता है कि वुमेन ओन्ड बिजनेसेस के सक्सेस रेट्स हायर है. मेरे ख्याल से द नेक्स्ट बिट, इस वाले बिट में डेटा नहीं है, मेरे ख्याल से बेस्ट जॉब्स आर गोइंग टू वुमेन, राइट. सो नेचुरली इफ वुमेन अर्न मोर, द बेटर एजुकेटेड, दे हैव मोर मनी एंड दे अर्न मोर, जाहिर है they'll spend more. They'll spend more, and if you can identify stuff that they will buy, I think you'll make a ton of money, right? So ये पहला मेरे ख्याल से colossal trend है. And I realized that a middle-aged man like me is actually not very good at figuring out what women will buy. So there are smarter women in our office who do this job for us. What do you think they're buying? And what have you heard or seen? So देखिए, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का जो एक्सप्लोजन है वो तो देख ही रहे हैं, राइट. फाल्गुनी नायर जी एंड नायका
were at the forefront of that, but I think वो जो शुरुआत है. Similarly, Zudio का success, Trent का success, and Zudio का fast fashion में success is also to a large extent led by women, right? So one of the things I don't fascinated by, I think social media has been more powerful in driving women up both in terms of the aspirations and in terms of the income. Social media, UPI, Digital India, social media, the ability to build businesses, project them on social media, women seem to have made more money out of that. And they're also, it's given them a kind of forum to articulate their views. It's allowed them to see the world, wider world in their mobile phones. So uska the transformation digital media has wrought for Indian women seems to be a heck of a lot more positive than it has done for Indian men. I'm not being able to put my finger on why that is, but वो मेरे को बहुत visibly लगता है, right? Changes in confidence, spending habits, business acumen, aspiration, मेहनत, बहुत positive change है. तो ये एक colossal opportunity है. That's first. Right? दूसरा है the point on the new elites. Right? The new elites think very differently from the traditional elites. क्या difference? Traditional elite था बहुत understated, चुपचाप, शांति से, सभ्यता से, culture जो भी था. The new elites are in your face, दिखाने का है, बोलने का है कि मैं कमाया है, right? And that naturally translates into a completely different aesthetic. राइट. सो गाड़ी से लेके, घर से लेके, कपड़ों से लेके, सोफा से लेके, बाथरूम फिटिंग से लेके, पूरा एक नया पूरा इथॉस एंड एस्थेटिक बनेगा. एंड कंपनीज यू कैन लैच ऑन टू दैट एंड अंडरस्टैंड दैट, आई थिंक विल प्रॉफिट इनॉर्मसली. आई मीन एट इट्स वेरी सिंपल लेवल. पोस्ट फैक्टो तो हर चीज़ लाइफ में ईजी होती है, बट आई थिंक सिद्धार्थ लाल जी एंड आयशा मोटर्स, रॉयल एनफील्ड, आई थिंक फिगर्ड दिस आउट 15-16 साल पहले कि एक नई एलीट आ रही है, उसको वो रॉयल एनफील्ड की दुख चाहिए दिखाने के लिए. इट माइट नॉट बी द मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट, बट फॉर समवन हुज राइजिंग इन द वर्ल्ड, ही वांट्स टू शो दैट he's driving a powerful manly bike with a thump rather than something which... So you mean ऐसे products या ऐसी services जो लोगों को status upgrade करने में help करेंगे? हाँ, जहाँ पे functionality कुछ हद तक compromised है, because वो status का symbol है rather than functionality का symbol, right? तो वो एक I think एक नया क्लास आएगा and we discuss, right? Luxury spending with a heavily Indian idiom, right? तो बहुत इसमें originality का scope है, right? So think Sabyasachi Mukherjee ने क्या, Manyavar also did somewhere. हाँ, exactly. So Manyavar in a mass scale, Sabyasachi on a niche scale, right? तो उसी का, but not just कपड़ों में, और अलग भी, right? तो मेरे को क्या अलग, कौन सी चीज़ अलग, राइट? कहाँ पे, राइट? तो हो गया दूसरा एरिया. एंड तीसरा, इफ़ यू थिंक अबाउट जस्ट ऑन अ जोग्राफिक बेसिस, जो साउथ इंडिया में अभी हो रहा है, राइट, देयर ओनली बी इन द लास्ट 100 years, आई थिंक 1 or maybe 2 or 3 parts of the world. In the last 100 years, there will be only 2 or 3 parts of the world which have grown as fast on a sustained basis as South India is doing today. So South India मतलब अगर peninsular India ले, थोड़ा सा optimistic लेकर महाराष्ट्र को भी ऐड इन कर दे, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा, ये 7 states, these 7 states, they account for a quarter of our population, half our GDP, and 2/3 our GDP growth. So they're almost twice as rich as India. So Telangana is twice as rich as India. तेलंगाना की इकोनॉमी 6 साल में डबल हो गई है, राइट? सो दिस इज ये पूरा जो सदर्न इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है, ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन है, राइट? यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी अच्छी है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, एजुकेशन लेवल्स आर हाई, डिजिटल इज फुली पेनिट्रेटेड, एंड पूरे दुनिया के फैक्ट्रीज, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यहीं पे आ रहे हैं. तो यहाँ पे भयंकर प्रॉस्पेरिटी का एक्सप्लोजन हो रहा है, राइट? भयंकर, एंड इनक्रेडिबली इंस्पिरेशनल टू वॉच, वेरी एम्पावरिंग, एंड यहाँ पे बहुत पैसा बनेगा. साउथ में बिजनेस करने के दौरान कास्ट का उतना अहमियत नहीं है. आई एम श्योर पर्सनल लाइफ में कास्ट की अहमियत साउथ में काफ़ी बड़ी है नॉर्थ की तरह, बट बिजनेस लाइफ में कास्ट की अहमियत उतनी ज़्यादा नहीं है. वेयर इज नॉर्थ में बिजनेस में काफ़ी बड़ी अहमियत है बिजनेस का. सो नॉर्थ में people do a lot of business within their own caste as opposed to across castes, right? So at a very simple level, to create a successful economy, you need a high trust society, right? अगर
अगर मैं आपको ट्रस्ट नहीं करता, आप मेरे को ट्रस्ट नहीं करते, तो धंधा करना टफ हो जाता है. करेंगे शायद, बट 50 कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, राइट. एंड यू नो इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा वैल्यू. हाँ, 6-7 लोगों से रेफरेंस लेंगे, यार राज कैसा बंदा है, यार पता यार करो या ना, उसी में ज़िंदगी निकल जाएगी. काम कम करेंगे और रेफरेंस ज़्यादा लेंगे, राइट. तो नॉर्थ काफ़ी हद तक उसी चक्रव्यूह में मेरे ख्याल से अभी भी है. NCR नहीं है, बट NCR is a slightly different ecosystem. And it's very cosmo. It's not like specific people from NCR there. and Gurgaon, if you within NCR, Gurgaon itself, right? So Gurgaon काफ़ी हद तक in a way, मेरे को Gurgaon और Bangalore में काफ़ी similarities लगती हैं इसलिए ethos में. So Gurgaon थोड़ा सा, anyway, it's a very different ecosystem. South में, whilst in personal life and marriages वगैरह में I'm sure caste के मुद्दे हैं, business life में मेरे को उतना नहीं दिखता है कि people are first कि बॉस तुम किस कास्ट के हो, क्या लैंग्वेज बोल रहे हो, कौन सी रिलीजन है तुम्हारी, राइट. पीपल आर सेइंग बिजनेस करते हैं, आई विल बिगिन विद द असम्पशन दैट आई कैन ट्रस्ट यू एंड आई कैन डू बिजनेस विद यू अनलेस प्रूवन अदरवाइज. आई एम नॉट गोना कॉल अप 5 people and check out your antecedents. But do you think India grow करेगा at the speed which China grew? I don't think China grew at the speed that it grew. I think काफ़ी सारा डेटा वो फर्जी छापते हैं. 18-19% वाला नहीं, so I'm pretty sure they didn't grow at the rate that they grew, because had they done so, then they wouldn't have had the range of social and economic problems they are currently facing. पर लोग बोलते हैं ना 70s में इंडिया चाइना सेम था, and now today look at China's economy versus India's economy. So definitely वो grow तो कर रही है. हाँ, लोग काफ़ी कुछ बोलते हैं. What लोग don't realize is the British ravaged India to a greater extent than they ravaged East Asia, Southeast Asia, and therefore the journey that India had to traverse through the 50s and 60s was a far more demanding journey. It is true that Deng Xiaoping opened up China in 78, 79, and obviously they benefited from the liberalization. And all credit to the Chinese communist leadership for embracing the free market model, right? One of the most radical jumps in thought that I have seen in my life. But I think the journey that we have traversed since 91, from the day we opened up, from then till now, if you look at the data, no country in the world has actually grown faster than us. Not even China. Not even China on a GDP per capita basis. I think per capita पे China थोड़ा आगे है. But 91 to now, what we have pulled off is pretty remarkable. And remember, we've done this against severe odds in terms of going into that 91 period at a lower per capita income than China went into at 78. So yes, China and us in the 70s were same, and then they took off. But China's model has frailties that I think our model doesn't have. And TN9 and GK बहुत अच्छी किताब है, Tortoise versus Hare. I think while some people might think we are the tortoise, 4 साल पहले तो सबका था कि tortoise क्या है, ये तो बिल्कुल बर्बाद है, चाइना करते थे. लास्ट 4-5 साल में जैसे चाइना का इकोनॉमी थोड़ा गड्ढे में गया है, थोड़ी सी अकल आई है. their achievements are remarkable, right? Especially on the technology front. For a country in the space of 1 generation to catch up with the West on technology is remarkable. But by the same token, our achievements on both the IT services front and the cultural front are remarkable, right? Don't underestimate the power of the fact that a lot of their identity they have assimilated with the West. And I still don't fully understand क्यों हुआ. इतनी प्राचीन सभ्यता, इतना कुछ बढ़िया उनके बारे में. How come they gave up their apparel, this clothing, their design for Western designs? I don't fully understand. We've held on to that, and it will in due course help us. कैसे help करता है? If you maintain identity, right? Identity is at the core of a lot of human civilizations. Also, identity is at the core of your belief system, right? Because when under duress, in your deepest, darkest hours, you go back to your identity. If a civilization, if a country, if a people can hold on to their identity, I think it says a lot about the way in which they can operate in the wide world, right? So वहाँ पे क्यों हुआ, I don't understand. I'm sure there are anthropologists who have looked into this. शायद माओ के कल्चरल रेवोल्यूशन, माओ का जो पिटाई था चाइना का, उसमें कुछ कहीं पे आइडेंटिटी की पिटाई ऐसे हुई दैट एट द फर्स्ट चांस दे सेड अपने कपड़े बाहर में जाए, लेट्स वेस्टर्नाइज. हमने वो नहीं किया है.
right? And I think that has implications for our future. More importantly, उनकी financial system की जो हालत हुई है, वो हमारी financial system की हालत नहीं हुई है. Their environmental degradation is both unquantified and legendary. And whilst we moan about air pollution, my reading is they've polluted soil and water to extent in China that I don't think we have yet done. So there are different dimensions to this. Kudos to the Communist Party in China for embracing free market. We've done a reasonable job. We can do much better, but especially if you focus on peninsular India. तो इंडिया के अभी challenges क्या है? Where do you feel there's a big challenge? मैं आपके ही एक न्यूज़लेटर में पढ़ रहा था कि हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं. इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉक्स इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मेजर थिंग्स इन द वर्ल्ड लाइक स्क्रीन्स एंड फोन्स एंड ऑटोमोबाइल पार्ट्स और लाइक समथिंग लाइक विच इज़ मोर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड. हम इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं बहुत ही बेसिक चीज़ें, बट हमें एक्चुअली स्किल्ड लेबर चाहिए और वो मिसिंग है. एंड अगर वो नहीं आया तो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग का जो अभी हमको बेनिफिट मिल रहा है China +1 की वजह से वो भी हम खो देंगे. एंड दैट्स अ चैलेंज. ये आपके किसी न्यूज़ लेटर में पैराफ्रेज कर रहा हूँ. So no, you paraphrased it actually even better than I could have. So just quickly 3 challenges. पहला तो ये delimitation, right? So South India का जो prosperity है, that I think becomes a to some extent a double-edged sword, because at some stage in the next 10 years, at the moment it seems like 2026, but I'm sure there'll be some political kicking the can down the road. So as per the constitution, we need to figure out कितने seats, Lok Sabha seats, किस states को जाएंगे. So as at the moment, the South has 1/3 of the seats, but they're half the GDP. They pay half the taxes for the country, but they only account for 1/4 of the population. So जब वो फिर से जब वो redraw होगा किसको कितने सीट मिलेंगे, most likely South will end up with 1/4 of the seats in parliament. अभी 1/3 है, वो 1/4 हो जाएगा, बट उनकी इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन आज आधी है, वो बढ़ती रहेगी, तो टैक्स उसी proportion पर देते रहेंगे. So I think there's going to be a standoff or a face-off at some stage, where the South will say, why will we pay the majority of the taxes if we account for only 1/4 of the seats in parliament, right? And I don't have an answer to how our leadership in Delhi will fix that issue. I think the second challenge जो बन रहा is for a variety of reasons, our education system is based on a lot of rote learning, right? And AI is rendering that irrelevant. And as a result, we're seeing very high unemployment amongst graduates. As it is, graduate employment itself was challenged historically. अब तो super challenged हो गया. हाँ, अब तो super challenged हो गया है. So I think a rethinking is required from school, जहाँ से वो हमको रटाना शुरू करते हैं, through to college जहाँ पे रटते रहते हैं. Because if you carry on doing rectification, then AI और robots पूरा का पूरा सारे jobs ले जाएंगे. And तीसरा, I think, environmental challenges. The summers are getting hotter and hotter. Water scarcity is getting more and more demanding. Food prices are naturally being pushed up by that. We are a poor country. $2,500 per capita income. And I'm not sure कोई political response मेरे को अब तक सुनने में आया है on how do we deal with the fact that water tables are falling, monsoons are becoming more erratic. पानी उतना ही गिर रहा है, but वो गर्मी की वजह से कभी बहुत ज़्यादा गिर जाता है. हाँ, तो hotter the summer, the more violent the rainfall. तो सीधा फ्लड में चले जाते हैं, तो उस पर क्रॉप्स तबाह हो जाती है, तो बारिश आती नहीं है तो उससे. So the impact of climate change, I think, on India seems to be already pretty remarkable, right? So the last 2 or 3 summers globally, last 2 years have been the hottest in human history. So जो second वाला था उसमें you said कि लोग ज़्यादा स्किल्स नहीं है, राइट? एंड एजुकेशन सिस्टम हमको प्रिपेयर नहीं कर पा रहा है, हमको रटाता है. हाँ. तो अपस्किलिंग प्लेटफॉर्म्स क्यों नहीं चल पा रहे इंडिया में? बिकॉज टेक्निकली देयर इज अ डिमांड, राइट? जॉब ज़्यादा जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, एंड ग्रेजुएशन से कुछ हो नहीं रहा है. सो लवली पॉइंट्स. रिजल्ट मैं आपको उदाहरण देता हूँ, राइट? तो मैं देखता रहता हूँ, ये मेरे को naukri.com बहुत फैसिनेटिंग साइट लगती है. हम इन्फोएज के शेयर होल्डर्स भी हैं, बट मेरे को naukri.com बहुत इंटरेस्ट है. तो मैं जाके गूगल करता रहता हूँ कि किस प्रकार के जॉब्स में अभी वैकेंसीज है. तो ये सेमीकंडक्टर डिज़ाइन में बहुत वैकेंसीज है, करीबन 20-30 हज़ार वैकेंसीज, और पैसे खूब मिलते हैं. इफ़ यू डू 5 साल का एक्सपीरियंस तो आपको साल में 1 करोड़ रुपए देता है, राइट? सो द गूगल्स ऑफ द वर्ल्ड आर
the Googles of the world and the Qualcomms of the world are hiring their engineers in India. वो इंडिया में बेस करके आप सेमीकंडक्टर डिज़ाइन करते हो, तो पैसे ज़बरदस्त मिल रहे हैं, राइट? A crore after a year is like an investment banker salary, fund manager salary available in semiconductor design. So you'd think भर के आबादी को सेमीकंडक्टर डिज़ाइन की तरफ जा रही है, बट नहीं, शॉर्टेज है. सो देन आई थॉट शॉर्टेज इसलिए कि कॉलेज में पढ़ाते नहीं है. बट देन आई वाज टोल्ड कि नहीं, देयर आर ऑनलाइन कोर्सेज, अपस्किलिंग कोर्सेज, जहाँ पे 15-20 हज़ार में आप शिक्षा प्राप्त. इफ यू स्टडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड यू डू द 15-20 हज़ार का कोर्स, फिर आपको ये सेमीकंडक्टर डिज़ाइन की जॉब मिल सकती है. सो आई कॉन्टैक्टेड दोज कंपनीज. कितने लोग कर रहे हैं? कोई बोलता है 1500, कोई 1000. आई थिंक बिजार यार, 20-30 हज़ार की वैकेंसी है, 1000, 1500, 2000 लोग ही कर रहे हैं कोर्सेज, राइट? दीज फेलोज ब्राइट पीपल हैव सेट अप दीज एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, बट पढ़ नहीं रहे. तो देन आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर इट आउट. माय कोलीग Nandita and I are working on this. Why aren't people studying semiconductor design, doing these courses, getting these well-paid jobs, right? And we don't have the answer yet. My fear is that the education system makes you such a rectification ka guru that your brain stops doing the logical flow throughs required for this sort of job. So semiconductor design is not a reptu wala job. You can't just, you have to think through, अच्छा क्या राज को कैसा सेमीकंडक्टर चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स उनकी, क्या लिमिटेशंस है, उसके तहत कैसे मैं एक सेमीकंडक्टर डिज़ाइन करके राज के लिए दे सकता हूँ. तो आपको within, you have to solve a problem within certain constraints, right? So is it the case that our education system doesn't impart those skills to even 20,000-30,000 people, which is the number of vacancies in this industry? या underlying पंगा क्या है? So we're still trying to get to the bottom of it, but it is perplexing that jobs where there is so much money available, there are skill deficits. And I deliberately took an extreme example, but ऐसे examples बहुत सारे हैं जहाँ पे पैसे मिल रहे हैं, अच्छे पैसे मिल रहे हैं, बट फ्री मार्केट में फ्री मार्केट करके आ नहीं रहे. हाँ, बिकॉज वो आ क्यों नहीं रहे? इट्स नॉट अ कम्युनिकेशन इशू. एनीबडी कैन गो टू naukri.com एंड सी ना वैकेंसीज कहाँ पे है. तो क्यों रह जाते हैं वैकेंसीज, क्यों साल पे साल रहते हैं? What is the challenge in the education system? We're trying to get to the bottom of it. Is there a cultural challenge in the way we train our young people? कि उनका लॉजिकल फ्लो थ्रू नहीं था, बस रटना सीख जाते हैं हम, और वो एग्जाम बाजी सीख जाते हैं. यू फील कि हमको बचपन से क्योंकि रटाया हुआ सिखाया गया है, तो अब बड़े होकर हमारे पास अगर अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं कि हम क्रिटिकल थिंकिंग सीखें और करें, हम करते नहीं है क्योंकि हम डरते हैं उससे. Is that what you're trying to imply? करते नहीं क्योंकि डरते हैं, पार्ट ऑफ इट है. बट दोज हु डरते नहीं है, वो बोलते हैं यार आपको आता नहीं है, राइट? इफ आता नहीं है तो सीखो ना. दैट्स लाइक द ऑब्वियस. बट देयर इज नो बुक कॉल्ड थिंकिंग 101 फॉर डमीज. वो किताब मार्केट में अभी तक आई नहीं है मेरे ख्याल से. जब आ जाएगी तो वो किताब हम सो यू आर सेइंग कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आज जॉब नहीं है, हाँ जी, मैं इंजीनियरिंग कर ली और फिर MBA भी कर लिया, दैट इज़ लाइक अ क्लासिक कॉम्बिनेशन इस कंट्री का. वो करने के बाद भी मुझे कोई 50,000 1 लाख की नौकरी नहीं देता, राइट? फिर मैं naukri.com पे जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि वहाँ पर ग्रोथ मार्केटिंग पे बहुत वैकेंसीज़ हैं, सोशल मीडिया के लिए बहुत वैकेंसीज़ हैं, सेमीकंडक्टर के लिए बहुत वैकेंसीज़ हैं, ग्रीन एनर्जी में बहुत वैकेंसीज़ है एग्जाम्पल. तो मैं इन सबसे दूर भाग देता हूँ कि मेरे को ये आता ही नहीं है, तो मैं कभी देखूँ भी नहीं, सोचूँ भी नहीं. हाँ जी. सो जस्ट टेकिंग मेरा पहला रिफ्लेक्स क्या है, मैं MBA कर रहा हूँ, वहाँ पे जो कॉलेज में जो लोग आएंगे भाड़ा करने के लिए, वहाँ पे मैं अपना माथा टेक दूंगा कि मालिक ले लो मेरे को, ठीक है? वहाँ नहीं हुआ तो फिर तो मैं हाथ पाँव मारूंगा इधर उधर. एंड अगर मैं naukri.com पे गया, आई एम नॉट गोना ट्राई टू डू सम डीप थिंकिंग अबाउट जो वैकेंसीज हैं उसमें से मेरे को सबसे भाता कौन सा है, उसके लिए कौन से 3 कोर्सेज मैं करके अपने आप को लायक बना सकूँ. आई एम गोना से सबसे ज़्यादा वैकेंसीज किस चीज़ में है, एंड मैं वहाँ पे घुसने की कोशिश करूँगा, कुछ सिफारिश लगाने की कोशिश करूँगा, राइट? Now this aspect, right, it will solve itself over time. As I said, as the job market itself becomes different, tighter, new behaviors will emerge, but the entrepreneurial opportunity is in a way this discussion, right? कौन से entrepreneurs होंगे जो से हम हेल्प करेंगे बच्चों को फिगर आउट करने में कि देख जॉब्स यहाँ पे है, ये 3 कोर्स कर ले, तेरा ये जॉब का काबिल बन जाएगा, तेरे को पैसे बढ़ जाएंगे. हाँ बिल्कुल. पर बहुत डिफिकल्ट है वो, क्योंकि बहुत सारे लोग ना ऑलरेडी दिखा रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़, बट स्टिल नहीं. आप सोचो अगर
आपको No, I understand from the common sense it's making sense. हाँ, बट एक AI का बॉट ही ट्रेन करना है जो लोगों के ऐप में आ जाएगा. आप ऐप में बोलोगे मेरी ये उम्र है, ये मेरी बैकग्राउंड है, ये मेरे इंटरेस्ट हैं, एंड द AI बॉट विल बी ट्रेन टू फिगर आउट कि राज को 2 कौन से ऑप्शन देने हैं. फिर उनमें से उसके बाद भी राज लेता ही नहीं है. That's what I'm trying to say. So बट वो बॉट को ट्रेन ऐसे करना है कि कुछ ना कुछ वो एंड अप एज अ कमर्शियल समबडी हु इज मनी माइंडेड विल डू दिस नो. तो वो ऐसे करेगा, कुछ ना कुछ आप लोगे एंड फिर वो आपको कुछ सिखा सुखा के कुछ कोर्स वोर्स करा के आपसे कमाएगा. he'll plug you into the ecosystem. एम्प्लॉयर, एंड वो एम्प्लॉयर भी पीछे होंगे, वो भी अपना ऐप उसी ऐप में बोलेंगे हमको ये 50 लोग चाहिए. तो वो बॉट एग्रीगेट करेगा all the needs, and these could be gig needs. Some company might need an electrician only for 30 days, but the bot will aggregate that. And just imagine, right, जो चलाएगा ये bot, it's like Naukri, it's naukri.com but with AI and a training element, and perhaps घर भी दिला देगा, मतलब कमरा भी दिला देगा बैंगलोर या चेन्नई में. अपने लैंग्वेज का मुद्दा छेड़ा, राइट. सो यू नो वन ऑफ द थिंग्स व्हिच विल रिस्ट्रिक्ट नॉर्दर्न इंडियन from going to Chennai is Tamil language, but वो bot वो language का मुद्दा भी solve कर देगा. So I've invested in a startup which does edtech primarily, और मैं उनके साथ समझ रहा था, डेटा समझने की कोशिश कर रहा था किस पे, कौन सी ऐड पे सबसे ज़्यादा क्लिक्स आते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग डेटा, राइट. जब वो ऐड चलाते हैं कि ये वाली स्किल सीख लो, इससे बहुत ज़्यादा पैसे बनते हैं मार्केट पे, तो उस पर X क्लिक आते हैं. फिर वो दूसरी ऐड चलाते हैं कि इतने पैसे कमाओगे अगर आपने ये कोर्स कर लिया तो. क्लियर आउटकम दिखा देते हो, राइट. तो उस पर ज़्यादा 2x क्लिक्स ज़्यादा आते हैं. सो देयर इज़ एन आउटकम बेस्ड, द होल मार्केट इज़ वेरी 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 आउटकम बेस्ड. अपस्किलिंग बेस्ड कुछ भी नहीं है, आउटकम पे ही सबसे ज़्यादा है, ठीक है. और मैं उससे ज़्यादा फैसिनेटिंग बताता हूँ. 3x ज़्यादा क्लिक्स किस पे आते हैं, जिसमें बोलते हैं कि ये करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा. सो पैसे की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी सर्टिफिकेट की वैल्यू. एंड दिस इज व्हाट इंडिया इज शोइंग, एंड दिस ऑलमोस्ट एवरी एडटेक पर्सन विल अग्री विथ मी कि जब वो प्रॉमिस करते हैं कि इस कोर्स के बाद एंड में सर्टिफिकेट मिलेगा, एवरीबडी इज हैप्पी. तो देखो, I mean, I'm sure as you're, you know, as investors like you and entrepreneurs, whoever you've invested in, people are solving for it. मेरे ख्याल से इंडिया का entrepreneurial ecosystem इसको solve करेगा. As I said, core challenge is socialist education system in a capitalist economy. तो capitalist education system in a capitalist economy I think बैठेगा. Okay, so today's companies, जो एक यंग entrepreneur देख रहा है या वो सोच रहा है कि मैं IPO लेके जाऊँगा या मैं नई कंपनी entrepreneur बनूंगा, राइट. जहाँ पे इतनी बड़ी कंपनीज भी स्टार्टअप जैसे सोच रही हैं और वो रोज़ अपने आप को रीइन्वेंट कर रही हैं. इतना कैपिटल है और इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, लाइक लेट्स से द रिलायंस ऑफ द वर्ल्ड, द अदानीज ऑफ द वर्ल्ड, जो डीप पॉकेट्स हैं, गवर्नमेंट है, उनके पास हर चीज़ें, वो हर एरिया डिस्टर्ब करते हैं, टाटाज हैं, राइट. दे आर डूइंग एवरीथिंग. इस टाइम पे एक एंटरप्रेन्योर का क्या मोट हो सकता है, वो कहाँ फोकस करके अपना मोट बना सकते हैं टू बीट दीज पीपल? ऐसा नीश छोटा सा इंडस्ट्री चुनो जहाँ पे आपको लगता है आप पूरा उसका राजा बन सकते हो. सो नीश इंडस्ट्री का राजा बनो एंड देन मूव इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आउटवर्ड्स, राइट. एडजेसेंसीज को हिट अप करो. डोंट ट्राई टू गो एंड स्विम इन द दरिया. जो लोकल तालाब है उसमें पहले तैरना सीख लो और फिर राजा बन जाओ और फिर धीरे धीरे उससे बाहर फैलाओ, राइट. एंड यू नो Amazon इज एग्जाम्पल ही यूजेस. पहले उन्होंने DVDs पे फोकस किया, फिर किताब में गए, DVDs से बाहर किताब में गए. पहले किताबों से फिर दूसरी चीज़, राइट. किताब फिर DVD, फिर किताब DVD अमेरिका, फिर किताब DVD यूरोप, फिर रिटेल के कुछ आइटम अमेरिका, फिर रिटेल के कुछ आइटम यूरोप, फिर बाकी दुनिया, राइट. फिर अब तो दुकान में होल फूड्स भी खरीद लिए, राइट. सो Amazon इज द आर्केटिपिकल केस स्टडी. एंड इन अ वे आई थिंक वो मेरे को पीटर थिल के मेंटल मॉडल्स बहुत यूजफुल लगते हैं कि वहाँ पे जाओ जहाँ पे ज़्यादा लोग फाइट नहीं मार रहे क्योंकि उनको लगता है छोटी सी चीज़ है. एंड इफ आई गो बैक टू सक्सेस देसाई जी, राइट, इन अ वे ही डिड दैट. विदाउट रीडिंग पीटर थिल ही रियलाइज कि ये वॉचेस इंडिया में छोटी सी इंडस्ट्री है, किसी टाटा बिरला को इंटरेस्ट नहीं है वॉचेस में, मैं टाटा का पार्ट होकर मैं वॉचेस में घुस जाता हूँ एंड फोड़ता हूँ. एंड देन ही इन हिज माइंड दैट adjacency was jewelry, and hence he moved into that. He got the end market wrong. They chose Europe incorrectly, but then finally they course corrected and hit up India. And now you can see, right, from watches, jewelry, CK Venkat ji is now doing sarees, right? So now, so वो template मेरे को बहुत भाता है. Choose, look for niche, uncontested
where there's no one. राइट, विच इज़ वाई द रूरल वाला पीस, गोइंग बैक टू द बिग, यहाँ पे 5 लाख के नीचे कमाने वाले लोग, वहाँ पे उतने लोग हाथ पाँव नहीं मार रहे, वहाँ पे मिडिल इंडिया पे मार रहे हैं. हाँ राइट, तो हाँ सब मिडिल इंडिया में मार रहे हैं. भगदड़ मिडिल इंडिया में है. 5 लाख के नीचे जो हलवाई समोसा और गुलाब जामुन बेच के 18% 20% रिटर्न ऑन कैपिटल कमा रहा है, उस पर ज़्यादा लोग ध्यान नहीं दे रहे. इंटरेस्टिंग, परफेक्ट, दैट आंसर्स ऑलमोस्ट ऑल माई क्वेश्चन. मैं बहुत देर तक बात कर सकता हूँ बट आपको भागना है. आई विल कैच यू अगेन सम अदर टाइम, एंड उस टाइम पे मेरे को सिर्फ एक कॉन्वर्जेशन करनी है, व्हेनेवर योर टाइम अलाउज, 3 months from now, 6 months from now, व्हेनेवर, जहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक न्यूज़ लेटर्स बात करूँगा जो मुझे बहुत पसंद है, आपके थॉट्स वाले. ठीक है जी, एंड आई पिक ऑन दैट. ओके, और मज़ा आएगा. ग्रेट फन. थैंक यू सो मच. Thank you so much for coming. Pleasure meeting you. Awesome setup. अच्छा है? Very nice. Thank you. So when I entered, right, I thought यार स्टूडियो कहाँ है, मैं गलत जगह आया हूँ. So I was about to go out. Security guard ने बोला नहीं यही है. Very nice, yeah. I've seen a few studios courtesy आप लोगों का booming industry, but this is up there with the nicer studios. Thank you. And वो YouTube का ये वाला पहली बार देख रहा हूँ. You must be rockstar on YouTube. कितना 1 billion है. आई थिंक हाँ, मेरे आंखें का जीरो थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. आपको पता है कि आपको 3 चीज़ें करनी है. नंबर 1, अभी के अभी हमें सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर हमने आपको कुछ भी इनसाइट्स दिए तो प्लीज़ आपका एक सब्सक्राइब कैन हेल्प अस अ लॉट. नंबर 2, कमेंट करके हमें बताओ कि और कौन से गेस्ट हैं जिनके साथ आप चाहते हैं कि हम पॉडकास्ट बनाएं, और उनसे क्या क्वेश्चंस पूछें ताकि हम आपके लिए और बेहतर एंड वैल्यूएबल इनसाइट्स ला सकें. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में कुछ एक नया सीखने को मिलेगा उसे इस एपिसोड से, क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन इनफ होती है किसी की लाइफ का नज़रिया बदलने के लिए. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन, कीप फिगरिंग आउट.